अधिकारीगण, पीपीपी मोड पर जो बस स्टेशन बनाए जा रहे हैं उसके निर्माणकर्ता और उपस्थित अन्य बहनों और भाइयों, आज हम सब यहां पर एक अच्छे माहौल में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के इस जुपिटर हॉल में बैठे हैं। आपने देखा होगा, यह अपने आप में एक मॉडल है। ये जुपिटर हॉल लखनऊ विकास प्राधिकरण ने फिर से रिनोवेट किया है। पैसा लगाया है तो पैसा कमाया भी है। 4 वर्ष में 32 करोड़ रुपए से अधिक की आय अकेले इस सभागार से लखनऊ विकास प्राधिकरण को हुई है। तो इसलिए इतना शानदार माहौल आज उन्होंने यहां पर इस कार्यक्रम के लिए भी उपलब्ध करवाया है। तो मैं सबसे पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, जो प्रदेश की राजधानी का सर्वाधिक सार्वजनिक कार्यक्रमों का एक केंद्र बिंदु है, उसमें जुपिटर, मार्स और मरकरी के साथ ही अन्य सभागारों के पुनर्विकास के लिए, सुंदरीकरण की इस योजना के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के लिए उनको बधाई देता हूं। और ये परिवहन विभाग पहला कार्यक्रम है जो इस आयोजन का हिस्सा बन रहा है। यानी जुपिटर हॉल के पुनरुद्धार और पुनर्विकास कार्यक्रम के बाद आज ये पहला अवसर है जब परिवहन विभाग का एक कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। क्योंकि कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए, कार्यक्रम तो 11 बजे से मुझे बताया गया था, तो मैं मानता था कि मंत्री जी आपके 12 बजे तक पहुंचेंगे तो मैं भी पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं मीटिंग में ही था, मुझे 10 ही बजे बताया गया कि मंत्री जी पहुंच गए हैं। वे रात्रि में भी 12 बजे तक यहां थे और हम लोग 11 बजे, अब मेरा एक भाषण भी प्रारंभ हो चुका है। यह एक मॉडल है और मुझे लगता है कि मंत्री जी समय से पहले आए, तो इसका मतलब यह है कि अब वह भी चाहते हैं कि परिवहन विभाग के जो बस स्टेशन हैं वे भी इसी प्रकार से सुंदर बने, व्यवस्थित बने और आम जन को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। इसलिए उनकी उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आज जिन परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है या लोकार्पण हो रहा है, इसके लिए परिवहन विभाग को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। परिवहन विभाग प्रदेश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा माध्यम है और स्वाभाविक रूप से देश का भी। 14,000 बसेज किसी एक निगम के पास हों और उसके माध्यम से संचालित हो रहे हों, या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। उसके चैलेंजेस भी हैं। इतनी विशाल आबादी के लिए सुविधा देना और खासतौर पर अभी हाल ही में रक्षाबंधन के अवसर पर 3 दिनों तक लगातार बस सेवा, और वह भी बहनों को फ्री में बस सेवा को जो सुविधा आपने उपलब्ध करवाई वह और भी शानदार थी। यद्यपि उसका प्रचार प्रसार विभाग नहीं कर पाया, कितनी बहनों ने यात्रा की इसके बारे में बहुत बता नहीं पाया। अगर उसका भी हाईलाइट करते तो लोगों के मन में एक और प्रचार का आपको आधार बनता, आपको एक अवसर था। लेकिन आज इतनी अधिक सेवाएं और इतना विस्तार
ये आज की आवश्यकता है, लेकिन भविष्य की चुनौतियां भी हम सबको आगाह कर रही हैं। याद रखना, कोई भी व्यक्ति हो या समाज, गांव हो या शहर, जिला हो, राज्य हो या देश, अगर वह समय की गति से पिछड़ जाता है तो हमेशा के लिए पिछड़ जाता है। अगर वह समय की गति से 2 कदम आगे चलने की सामर्थ्य रखता है तो वही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ करके अपना विजयश्री का झंडा गाड़ता है। और उस विजयश्री की, प्रगति की यात्रा में विजयश्री का झंडा गाड़ने के लिए हम भी विकसित भारत की इस परिकल्पना के सारथी बनेंगे। परिवहन विभाग के सामने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ी हुई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इन सेवाओं को 3 प्रकार की उन योजनाओं के साथ हमारा शॉर्ट टर्म प्लानिंग हमारी क्या होगी, लघु अवधि की प्लानिंग क्या होगी अगले 3 साल के अंदर, अगले 10 वर्ष के अंदर और अगले 22 वर्ष के अंदर हमें क्या कुछ अचीव करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में। और जहां पर संभावनाएं हैं वहां पर आप आसानी से इसे अचीव भी कर सकते हैं। आसानी से, थोड़ा सा प्रयास, ये फाइल को लटकाने की आदत बंद करनी पड़ेगी। जन सुनवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। विभाग में टीम वर्क को और सशक्त बनाना पड़ेगा, तो परिणाम आने में देर नहीं लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी। और परिवहन विभाग ने करके दिखाया है। 2019 में प्रयागराज कुंभ, 2020 में वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जब 1 करोड़ कामगार और श्रमिक देश और से अलग अलग क्षेत्रों से अपने अपने गांव के लिए प्लान किए थे, न केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, इन सभी राज्यों से जुड़े हुए कामगार और श्रमिक इन 6 राज्यों से, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थे, फिर बिहार के थे, वेस्ट बंगाल के थे, झारखंड थे, उड़ीसा था, असम था। वहां के लोगों को, उत्तर प्रदेश वासियों को उनके गांव तक और उत्तर प्रदेश के बाहर के जो कामगार और श्रमिक थे उन्हें उत्तर प्रदेश की बॉर्डर तक, सीमा तक। उत्तराखंड के प्रवासियों को हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर, जहां वहां की सरकार ने मांग की थी, देहरादून, हल्द्वानी और अन्य स्थलों पर, हरिद्वार तक पहुंचाने का में योगदान दिया था। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ जगहों पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ स्थानों पर परिवहन विभाग के हमारे जो कर्मचारी थे, चालक परिचालक थे, उन्होंने सफलतापूर्वक उनको वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान किया था। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा, इसी वर्ष के प्रारंभ में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन प्रयागराज महाकुंभ, कितना भीड़ था, 66 करोड़ लोग 45 दिन के आयोजन में आए थे और 45 दिन के इस आयोजन का हिस्सा बने थे। सर्वाधिक लोग आ रहे थे बसेस से, अपने अपने वाहन से आ रहे थे, बसेस से आ रहे थे। परिवहन निगम भी लगातार काम कर रहा था, लेकिन जब रेलवे स्टेशन पर अचानक भीड़ होती थी तो रेलवे स्टेशन से उन्हें प्रयागराज से बाहर तक पहुंचाने के लिए परिवहन निगम का बेड़ा हमेशा सतर्क रहता था, कार्य करता था, मजबूती के साथ लगा रहता था। और इसीलिए परिवहन विभाग को हम लोगों ने हमेशा इस बारे में माना है कि परिवहन विभाग हमेशा प्रदेश के अंदर यह
समय का साथी है। जब कोई आवश्यकता पड़ती है उस समय आवश्यकता के अनुरूप अपनी सेवा देने के लिए तत्पर दिखाई देता है और इसलिए राज्य सरकार ने समय समय पर परिवहन विभाग के पुनर्विकास के लिए, उनके पुनरुद्धार के लिए अपनी योजनाओं को खुले और मुक्त हस्त से उन्हें सपोर्ट भी किया है। आज उन्हीं सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें जन सेवा केंद्रों के माध्यम से परिवहन सेवाओं को उपलब्ध कराने के कार्य का शुभारंभ भी हुआ है और परिवहन विभाग के माध्यम से सीएससी के साथ एमओयू भी हुआ है। यानी एक कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आम जन को उसकी सुविधा उपलब्ध हो सके, वह अपनी जरूरत के हिसाब से परिवहन विभाग से जुड़ी हुई सेवाओं का उपयोग कर सके। आज ये एमओयू यहां पर संपन्न किया गया है। आईआईटी खड़गपुर और परिवहन विभाग के बीच में इस विभाग में तकनीक का उपयोग करते हुए सड़क सुरक्षा के मानकों को कैसे हम आज नेशनल एवरेज से भी अच्छा करने में सफल हों, जो हमारे लिए एक चुनौती बनी हुई है, उसका भी एक एमओयू यहां पर संपन्न हुआ है। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की एक नई बुकलेट का भी विमोचन हुआ है और सरल परिवहन हेल्पलाइन का भी 149 की हेल्पलाइन भी जारी हुई है। 149 की हेल्पलाइन एक सामान्य पैसेंजर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपने डिजिटल बस ऐप का शुभारंभ कर दिया है तो ये ऐप के साथ साथ हेल्पलाइन एक सामान्य नागरिक को अत्यंत मदद करेगा अपने परिजन के बारे में, अपने नातेदार रिश्तेदार के बारे में कि वह व्यक्ति कहां पर पहुंचा है, कहां पे व्यवस्था है, क्या सुविधाएं हैं। आज यहां पे इसके साथ ही पीपीपी मोड के अंतर्गत जो हम लोगों ने अपनों को यहां पर प्रदेश के अंदर बनाया है, उनका उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है, जो 82 करोड़ रुपए की, और पीपीपी मोड पर विकसित किए जाने वाले जो बस स्टेशन हैं, 23 बस स्टेशन हम लोगों ने अब तक इसके लिए अनुमोदन कैबिनेट से दिया है, जिसमें से 7 का शिलान्यास हो रहा है, लेकिन शेष 16 भी तत्काल तैयार हो जाएं। इसके साथ ही हर जनपद में जाना है तो 54 ऐसे अन्य बस स्टेशन भी इंतजार कर रहे हैं, जहां पर पीपीपी मोड पर हमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। एक छत के नीचे बस स्टेशन भी होगा, रेस्टोरेंट भी होगा, यात्री चालक परिचालक की सुविधा, उनके लिए भी फैसिलिटेशन सेंटर होगा, तो वहां पर होटल आदि की सुविधा भी हो। कोई पैसेंजर आया है, उसको ठहरना है, उसकी सुविधा हो, पार्किंग की उचित व्यवस्था भी हो। ये सभी चीजें हमें इसके माध्यम से विकसित करनी होंगी। एडीटीसी के 4 नवीन केंद्रों के प्रमाण पत्र भी यहां पर आज जारी किए गए हैं। आरबीएसएफ के 4 नवीनतम केंद्रों के भी प्रमाण पत्र आज यहां पर जारी किए गए हैं और 4 नवीनतम ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर के निवेशकों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। जन सेवा केंद्रों के माध्यम से परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने विषय में भी यहां पे प्रमाण पत्र दिए गए हैं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयंसेवी समूह को से जुड़े हुए 3 महिलाओं को भी जो योग्य थी, दक्ष थी, उन्हें नियुक्ति पत्र भी यहां पर वितरित किया गया है। ये इन सबके साथ साथ इलेक्ट्रिक बस सेवा भी आज कुछ क्षेत्रों में प्रारंभ हो रही है। यानी इतना सब कुछ होने के बाद भी हम इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग और अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक
सड़क सुरक्षा हमारे सामने एक चैलेंज बना हुआ है, सड़क सुरक्षा। और बार बार हम इस बात को कहते हैं कि सड़क सुरक्षा, सड़क पर चलने वाले एक एक व्यक्ति की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसके प्रति जागरूकता पैदा करना, आम जन को जागरूक करना, आम जन को इसके प्रति सतर्क बनाना, उसके लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना। कोरोना कालखंड में, वैश्विक महामारी के दौरान 3 वर्ष में हम लोगों ने जितने लोगों को नहीं खोया, उससे ज्यादा लोग हम हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में खोते हैं और नौजवानों को खोते हैं। परिवार का परिवार समाप्त हो जाता है। एक चुनौती है ये समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। केंद्र की सरकार भी और माननीय उच्चतम न्यायालय भी कई बार चिंता व्यक्त कर चुका है कि सड़क सुरक्षा हमारे लिए एक चुनौती है, लेकिन जागरूकता का अभाव, बेहतर समन्वय को बनाए रखते हुए व्यापक जन जागरण के माध्यम से हम इसको फेज वाइज न्यूनतम स्तर पर लाने में सफल हो सकते हैं, न्यूनतम स्तर पर लाने में सफल हो सकते हैं। याद करिए, अगर आपके कारण किसी पैसेंजर की जान बचती है तो प्रचार आपका अच्छा होगा, लोगों के मन में एक सुरक्षित यात्रा की अवधारणा परिवहन निगम के बारे में बनेगी। आपके कारण अगर कहीं लापरवाही के कारण किसी यात्री की जान जाती है तो परिवहन निगम की बस सेवा भी बदनाम होती है और साथ साथ आपको आर्थिक हानि भी होती है, यानी आपको कंपनसेशन भी देना होता है। यानी दोहरे लाभ भी हैं तो दोहरे नुकसान भी है। अंततः भुक्तभोगी पूरे परिवहन विभाग को होना